नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा के लिए ज्योग्राफी की हमारी सीरीज लगातार चल रही थी और इसमें हम आगे चलते हैं। इस समय हम इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे थे और हिमरेखा और हिमनद को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले हमने पर्वतों पर चर्चा की है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो हिमरेखा होती क्या है? हमने ये पढ़ा कि जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई होती है वहाँ पर स्थायी हिम का जमाव होता है और इसी से तय होती है हिमरेखा। ये ऊंचे पर्वतों में ही दिखाई देती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है और ये वो रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे साल यानी वर्ष के 365-66 दिन बर्फ जमी रहती है। तो ये इसका जमाव होता है और ऊंचे पर्वतों में ये स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि ऊंचाई की वजह से वहाँ तापमान में कमी होती है, तो बर्फ को पिघलने का मौका नहीं मिल पाता है। हिमानी या हिमनद, जिसे कि अंग्रेजी में आप ग्लेशियर कहते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि होती है। मतलब इसमें गति होती रहती है। अब गति का मतलब ये नहीं कि ये चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इसका मतलब यह है कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं जो कि पिघलते हैं और इनसे पानी बनता है और वो पानी नदियों की धाराओं के रूप में आपको दिखाई देता है। ये अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है, मतलब इनसे जो पानी बनता है। तो अब हम देखेंगे हिमनदों को। हिमरेखा और हिमनद की परिभाषा हमने देखी। भारत के जो प्रमुख हिमनद हैं उनको देख लेते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला जो हिमनद आप देख रहे हैं वो है सियाचिन। अवस्थिति कहाँ पे है? तो काराकोरम रेंज में है। हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, इसकी खासियत है। बियाफो को आप देखें, ये काराकोरम रेंज में ही है। लद्दाख का जो बाल्टिस्तान प्रदेश है वहाँ पे है और शिगार नदी को ये पानी देता है, मतलब इसकी पिघलने से जो पानी बनता है वो शिगार नदी में जाता है। और चोगोलुंगमा को आप देखें, ये भी काराकोरम रेंज में है, गिलगित बाल्टिस्तान में अवस्थित है। गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड में है, चौखंबा शिखर के नीचे बनता है। और गोमुख, ये जगह जो है ये गोमुख कही जाती है क्योंकि गाय के मुख के समान वहां पर आकृति बनती है। रीमो आपका लद्दाख का जो सियाचिन क्षेत्र है वहां पे है, श्योक नदी में ये बहता है। हिस्पर आपका गिलगित बाल्टिस्तान में है, विश्व का सबसे लंबा ये हिमनद क्रम है। और जेमू जो है ये सिक्किम नेपाल में पड़ता है, मतलब सिक्किम में भी इसका पार्ट है और नेपाल में भी है। पूर्वी हिमालय का ये सबसे बड़ा हिमनद है जो कि तीस्ता नदी को पानी देने का काम करता है। अब आइए द्रांग द्रुंग की ओर। इसका नाम काफ़ी अच्छा है, हिमालय श्रेणी में ये स्थित है और कारगिल जिले में जो जास्कर रेंज है वहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। शफत हिमनद को देख लीजिए। शफत हिमनद जो है ये पूर्वी हिमालयी श्रेणी में स्थित है। नुनकुन शिखरों की ऊंचाई को ये बढ़ाने का काम करता है और ये पिघलता है। ऑब्वियस सी बात है, हिमनद है तो इसमें जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो होगा, तो पिघला हुआ पानी सुरु नदी में जाकर बहने लगता है, तो ये पानी देने का सुरु नदी को काम करता है। सोना पानी लाहौल और स्पीति प्रदेश की जो चंद्रा वैली है वहाँ पे। रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज में ये सबसे लंबा हिमनद है। मिलाम आपका उत्तराखंड में है। गौरी गंगा नदी, मतलब गौरी गंगा इन्हें कहा जाता है, तो इसके लिए पानी का ये मुख्य स्रोत है। और कुमायूं हिमालय का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। रूपाल हिमनद कश्मीर में, ग्रेटर हिमालय में स्थित है, उत्तर पूर्व की ओर इसका प्रवाह होता है। और गंगरी जो है ये नुनकुन पर्वत जो हिमालय की श्रेणी है वहाँ पे है और नुनकुन शिखर में ये सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ी आकृति का है। इसके बाद नाम आता है बारा शिंगरी का और ये चंद्रघाटी हिमाचल प्रदेश की जो है लाहौल में वहाँ पे है और हिमालय का ये दूसरा सबसे लंबा हिमनद है जो कि चिनाब नदी को पानी देने का काम करता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद दैमीर, जिसे कि दमीर भी कहा जाता है, नंगा पर्वत में स्थित है और ये कश्मीर में है, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया, यानी पीओके वाला पार्ट। और इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। ठीक, विश्व के जो सबसे लंबे पर्वत हैं वो इसी श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं पिंडारी को। तो पिंडारी जो है ये उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र है। पिंडारी नदी को ये जन्म देता है। चांग कुमदान ये काराकोरम में है, लद्दाख इसकी अवस्थिति है। श्योक नदी के लिए पानी देने का काम करता है। और बाल्टेरो जो है ये भी काराकोरम में। तो अवस्थिति के लिहाज से आपने देखा, कोई खास बात है तो उसको भी देख लिया। दोस्तों, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो फ्री लेक्चर आप देख रहे हैं इसके साथ साथ आपको पूरा स्टडी मटेरियल और कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं उसे क्लियर किया जाएगा। तो हमारे पेड कोर्सेज जो है वो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख पठारों को देख लेते हैं। तो दक्कन का जो पठार है ये सबसे बड़ा है, मतलब भारत में अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र के राज्य आते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश पूरा आता है। ये पूरे भूभाग जो है ये असल में दक्कन के पठार का हिस्सा है। गोदावरी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। मतलब ये जो रिवर है गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है, तो ये दक्कन के पठार को दो हिस्से में बांट देती है। एक पार्ट है तेलंगाना और दूसरा है कर्नाटक।
दक्कन का पठार आप जानते ही हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का है, उल्टा त्रिभुज, जिसमें कि आधार ऊपर है और जो नोक है इसकी शीर्ष है वो नीचे है। तो त्रिभुजाकार ये भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में है और उत्तर में चौड़े आधार पे सतपुड़ा की श्रृंखला है वो इसमें पाई जाती है। जबकि और पर्वतमालाओं की अगर आप बात करें तो महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन साल पहले हुई थी और कार्बोनिफेरस युग से पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कार्बोनिफेरस काल के समय या उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें विभाजन शुरू होता है, उससे पहले ये गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था, बाद में अलग हो जाता है। तो हुआ क्या, वो बताया जा रहा है कि कार्बोनिफेरस काल जो था उसमें दामोदर, सोन और महानदी तथा गोदावरी बेसिन जो है वहाँ पे कोयले का निर्माण होता है, क्योंकि उससे पहले ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते थे और ये वृक्ष जो है ये समय के प्रभाव के साथ नष्ट होते हैं, जमीन में दब जाते हैं, तो उनकी जो लकड़ियाँ हैं वो जीवाश्म के तौर पर कोयला बन जाती हैं। तो ये जो बेसिन है पूरा, मतलब दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, ये इसके अंदर की जो सतहें हैं वहाँ कोयले का निर्माण होता है और क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो इससे एक बेसाल्टिक लावा जो है वो पूरा ऊपर से कवर कर लेता है। तो दक्कन ट्रैप इसी से बना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण करीब 146 मिलियन साल पहले हुआ था, ये काफ़ी पुरानी बात है। और प्रायद्वीपीय पठार में जो चौड़ी छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो इसी वजह से हैं। पठार के दो हिस्से हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि है, दूसरा दक्कन का पठार। एक जो है वो मध्य उच्च भूमि है, ऊंचा इलाका है, और दूसरा पठारी क्षेत्र है। नर्मदा के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकांश भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में जाकर ये संकीर्ण हो गई है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं और दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। ये पठार मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है वहां तक फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो दक्कन ट्रैप है ना, आपने देखा ज्वालामुखी उद्गार की वजह से इसका जन्म हुआ था, तो अंदर से जो लावा निकला, बेसाल्टिक लावा, उसके अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये आपने देखा, अपक्षय और अपर्दन का नतीजा था कि बेसाल्टिक लावा जो है वो काली मिट्टी बनाता है और ये काफ़ी उर्वर मिट्टी होती है। इसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें रंध्र नहीं पाए जाते, तो पोर नहीं पाए जाते, तो नमी जो है वो अंदर सुरक्षित रहती है। आप एक बार सिंचाई कर दीजिए और उसके बाद फसल बो दीजिए। कपास के लिए वरदान मानी जाती है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हैं और ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित है, यानी टूटी फूटी। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है और इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग का पठार और उत्तरी कछारी पहाड़ी के नाम से, मतलब उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये भ्रंशन की वजह से, अब यहाँ क्या हुआ, भ्रंशन हुआ, तो इसकी वजह से प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा, मालदा गैप जो है उसके द्वारा अलग हो गया है। मेघालय के पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ठीक, ये मेघालय के पठार का हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये ओडिशा में जो जिले हैं कालाहांडी और कोरापुट वहाँ पे, और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, आंध्र का विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिले, उसमें फैला हुआ है और विस्तार भी अच्छा खासा है। 89,078 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा दंडकारण्य जो है ये फैला है। दंडकारण्य पहले घनघोर जंगल हुआ करता था, अभी भी कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं लेकिन वैसे सघन नहीं है। तो ये घनघोर जंगल हुआ करता था, राक्षसों का यहाँ पे पूरा विस्तार था, मतलब राक्षस जो है वो यहाँ पे आतंक मचाए रहते थे। अब थोड़ा सा मरुस्थल को देख लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है वो मरुस्थल कहलाते हैं। देश का 12% भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भारतीय शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें 31.7 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो गर्म रेगिस्तान और 7 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत आती है। मतलब ये है कि रेगिस्तान का नामांकन या रेगिस्तान का जो निर्धारण है वो तापमान के आधार पर नहीं होता है, वो वर्षा की मात्रा के आधार पर होता है। अगर वर्षा कम हो रही है, शुष्कता है, तो वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। वो ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो ये आपने देखा, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र तथा जम्मू कश्मीर, यहाँ जो पाए जाने वाले हैं वो गर्म हैं। और बाकी इसमें जम्मू कश्मीर पूरा अगर एक विशेष राज्य के दर्जे के तौर पे देखें तो उसका जो सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ हिमालय की ऊंचाई है, तो सर्वाधिक ऊंचे स्थानों पर कुछ भी उगना संभव नहीं होता, तो वो शीत मरुस्थल कहलाता है। मतलब वहाँ पे मिट्टी बहुत अंदर दबी हुई होती है और ऊपर से स्थायी हिम का जमाव होता है, तो ऐसा स्थान भी रेगिस्तान होता है, बर्फीला रेगिस्तान होता है। तो वो यहाँ पर बताया गया क्षेत्रवार। अब देखिए 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी और बाद में इसका विस्तार 1957 में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के तौर पे होता है। मतलब मिट्टी को भी बचाना है, ऐसा नहीं है कि जो डेजर्ट है वो उतनी ही दूर तक सीमित रहेगा। आगे अगर कहीं भी निर्वनीकरण होता है और वहाँ पर मरुस्थलीकरण का यानी रेतीली मिट्टी का आगमन हो जाता है तो वो जगह देर सवेर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी, तो उससे संरक्षण आवश्यक है। तो कुल मिलाकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में पूरे एक पूर्ण संस्थान का दर्जा मिलता है 1959 में।
काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में 6 संभाग हैं। इसके 6 संभाग कौन कौन से हैं तो वो इसमें देखना आवश्यक नहीं है, सिर्फ इतना मान लीजिए कि जोधपुर इसका मुख्यालय। 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में स्थानांतरित जो समस्यानुगत अनुसंधान हेतु हैं उन्हें स्थापित किया गया है। तो ये कुछ प्रयास है। प्रयास किस चीज़ का है कि मरुस्थलीकरण को जितना है उतने पे ही हम कंट्रोल कर सकें और जो मरुस्थल है उन्हें भी भरसक उर्वर बनाने का, जीवन के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकें। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि है पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना। हमने मरुस्थल की बात तो की, उसकी अवस्थिति हमने पहले ही मैप में देख रखी है। अब यहाँ पर देखें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, अंतर क्या है दोनों के बीच में। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई कम है, सकरा है और आर्द्रता यहाँ पे ज़्यादा है। तो आर्द्रता जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो सूखा है अपेक्षाकृत और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। जो पश्चिमी तटीय मैदान यानी पश्चिमी घाट की बात हो रही है तो ये छोटी और तीव्रगामी नदियों से युक्त है। छोटी नदियों का मतलब है कि इनका रास्ता बहुत लंबा नहीं होता है और ये तेज प्रवाह के साथ आगे बढ़ती हैं। और ऐसी नदियाँ डेल्टा नहीं बना सकती। डेल्टा के लिए धीमा प्रवाह और लंबा विस्तार चाहिए होता है। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं यानी एस्चुरी बनाती हैं और ये भी काफ़ी उत्पादक क्षेत्र होता है। यहाँ तक कि जो एस्चुरी होती है वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पे नदी और समुद्र दोनों से कहीं ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आपने देखा। और जो पूर्वी तटीय मैदान है ये बड़ी बड़ी नदियों से युक्त है और ये बहुत लंबा रास्ता, मतलब पता लगता है कि पश्चिमी घाट से कहीं जाकर इनका जन्म हुआ है और ये पूरब दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो एक लंबा रूट तय करते आती है, तो ये डेल्टा बनाती है। जैसे कि कृष्णा कावेरी है, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं जो कि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। और पश्चिमी तटीय मैदान यानी जो पश्चिमी घाट है इसके दक्षिणी भाग में बहुत सारे लैगून यानी झीलें पाई जाती हैं और पूर्वी तटीय मैदान में लैगूनों की संख्या कम है। पश्चिमी तट कहीं ज़्यादा कटा फटा है और इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बंदरगाह है। पश्चिमी तट कैसा है, ज़्यादा कटा फटा है और इस वजह से बंदरगाह बनाने के लिए वहाँ पे अनुकूल दशा है। और जो पूर्वी तट है वो कम कटा फटा है और यहाँ पे बंदरगाह भी इसीलिए कम है, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह बनाना संभव नहीं। ये कुछ जानकारियाँ थी। भारत की प्रमुख झीलों और राज्यों को देख लेते हैं। तो चिल्का झील को आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा राज्य में है और भारत की ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील है और वो कैसे है, लैगून झील होगी तो पानी खारा होगा और ये सबसे बड़े आकार की। ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए यानी श्रिम्प का प्रोडक्शन यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है और नालाबान द्वीप जो है वो चिल्का लेक में ही है। पुलिकट झील को देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। खारे पानी की लैगून झील है और इसका निर्माण समुद्र में बालू की भित्ति से अलग होने की वजह से, मतलब समुद्र और जो स्थलीय खंड है, समुद्र की लहरें ज्वार भाटा की वजह से आगे पीछे होती रहती हैं, मतलब आगे बढ़ती हैं फिर पीछे जाती हैं। तो जो समुद्र का पानी है बीच में बालू की एक ऐसी दीवार इकट्ठी हो गई कि पूरा जो स्थलखंड पर गया था उसका एक बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है लेकिन एक छोटा पार्ट यहीं पर रह जाता है, यानी पानी कुछ मात्रा में रुक जाता है। वो बालू की दीवार की वजह से समुद्र में वापस नहीं जा पाता। तो इस वजह से ये झील जो है ये बनी और लैगून झीलें आमतौर पर ऐसी ही होती हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बे ऑफ बंगाल और इस झील यानी पुलिकट के बीच में श्रीहरिकोटा नाम का एक आइलैंड उभर गया जहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह का काम होता है। तो ये आपने देखा। अभी बेम्बा नद को देख लीजिए। तो बेम्बा नद जो है ये केरल तट पे, मतलब केरल का जो समुद्री तट है उस पर एक खारे पानी की लैगून झील है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, कोची में ये स्थित है, जहाँ पे राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, मतलब नौका स्पर्धा होती है। भारत का सबसे जो छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये राजमार्ग तो है और यहीं से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 47A। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ध्यान दीजिएगा, वो वेलिंगटन द्वीप से ही होकर गुजरता है। बेम्बा नद झील भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, लंबाई के लिहाज से, आकार नहीं, आकार तो हमने यहाँ पे देखा। तो बेम्बा नद झील में 2 द्वीप हैं, एक तो वल्लारपदम है और दूसरा वेलिंगटन है। तो दोनों द्वीपों के नाम आपको पता होने चाहिए। पूछा जाता है कि ये वाला द्वीप किस झील में है। रेणुका झील उत्तर में है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश में ये है और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये ताजे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील नहीं है। और यहीं पर चिड़ियाघर और लायन सफारी भी है। तो ये एक स्थान। अब इसके बाद और भी हैं, जैसे कि सत्ताल या सत्ता झील को आप देख रहे हैं, कुमायूं प्रखंड में पड़ती है उत्तराखंड में और झीलमताल नगर के पास में कई झीलों का ये समूह है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं अपना समय बिताने के लिए, प्रजनन के उद्देश्य से भी आते हैं और जहाँ के ये वाशिंदे होते हैं वहाँ पे जलवायु अनुकूल नहीं रह जाती है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है या खाना पीना खत्म हो जाता है, तो वहाँ से ये प्रस्थान करते हैं। अब इसके बाद तवावोहर झील को देखिए। तवावोहर झील जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। नर्मदा नदी पर बांध बना के इसको बनाया गया, तो ये कृत्रिम है। सोंगमो ये गंगटोक जिले में है, ताजे पानी की है, सिक्किम में। भीम तालाब की उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में पड़ती है, मीठे पानी की झील है और इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चेम्बरबक्कम झील जो है ये चिंगपट्टू जिले में है और चिंगपट्टू जिला कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण में इसकी अवस्थिति है और अडयार नदी यहीं से निकलती है। अडयार नदी का जो उद्गम है वो इसी झील से होता है। इसके बाद चोलामू झील को आप देख रहे हैं। ये चोलामू झील जो है ये सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पे है।
जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पे। और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, तीस्ता यहीं से निकलती है। चोलामू को आप देखें। वूलर को देख लीजिए। वूलर जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की है और आकार में सबसे बड़ी है। वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण है। झेलम के पानी से ये बनी हुई है और ये गोखुर झील है। गाय के खुर के समान वहाँ पर आकृति का निर्माण होता है, मतलब जमीन में गड्ढा होता है और वो गाय के खुर के समान होता है जिसमें कि पानी रुकता है। सांभर झील को देख लीजिए। सांभर जो है ये नमक की आपूर्ति करती है, 60% नमक यहीं से निकलता है। राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत का अंतःस्थलीय बड़े खारे पानी का ये एक विस्तृत क्षेत्र है, मतलब अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की ये झील है। बृहत्तम यानी सबसे बड़ी। 60% नमक यहीं से प्राप्त होता है। अब इसके बाद आप लोकटक को देख लीजिए। तो लोकटक जो है ये उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है और इस पर तैरती हुई आर्द्र भूमि पाई जाती है जिसको कि फुंडी कहा जाता है। ये सड़ी हुई घास का एक पूरा जमावड़ा होता है और यहाँ पाया जाने वाला एक हिरण है जिसे कि संगाई कहते हैं। डांसिंग डियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो चलता है तो ये घास की जो भूमि है ये ऊपर नीचे होती है, तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है। तो किम्बु लमजाओ नेशनल पार्क भी इसी पर है और किम्बु लमजाओ नेशनल पार्क जो है लोकटक पे बना है। ये ऐसा एकमात्र दुनिया का नेशनल पार्क है जो कि तैरता है, मतलब इसकी जो सतह है वो स्थिर नहीं है, वो पानी पर तैर रहा है। इसके बाद आप आगे चलें तो कोलेरू झील का नाम आता है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में ये ताजे पानी की झील है। लोनार को तो आप जानते हैं, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ज्वालामुखी या फिर उल्कापात की वजह से बनी है। मतलब संभव है कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो जो कि दक्कन ट्रैप के लिए आम था, और बाकी उल्का की वजह से भी हो सकता है कि वहाँ गड्ढा हो गया हो। अभी इसका पानी गुलाबी हो गया था कुछ साल पहले, तो ये चर्चा में थी। इसके बाद सष्ठम कोट्टा है और सष्ठम कोट्टा जो है ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोल्लम जिले में है केरल के, और सूरजताल जो है ये हिमाचल में पड़ती है। बड़ा लाचा पास के पास में है ये, ठीक। और ये ताजे पानी की झील है, ध्यान दीजिएगा। अष्टमुदी ये केरल के कोल्लम जिले में है और लैगून या कयाल झील आप इसे कह सकते हैं। इसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि इसको घोषित किया गया था। इसके बाद नंबर आता है डल झील का। हिमानी के द्वारा ये बनी हुई है और श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसमें ये ताजे पानी की झील है और 8 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर ये चौड़ी है। डल झील जो है ये कश्मीर का हृदय है और ये 8 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। कई स्थान पे दलदल है जिसकी वजह से ये कम गहरी है और यहाँ पर लोग अपने शिकारे पर चढ़कर सवारी करते हैं, मजा लेते हैं। इसके बाद ढेबर झील को आप देखें। आधा तो पर्यटन की वजह से जो इस तरह के प्राकृतिक स्थल हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सरकार को फायदा होता है तो हर जगह पर्यटन शुरू कर दिया है, लेकिन इनकी खूबसूरती बिगड़ती है। अब इसके बाद आप ढेबर झील को देखें तो ढेबर झील जो है ये राजस्थान के उदयपुर में है। मीठे पानी की झील है। दुनिया की माफ कीजिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब ये बनाई गई है, इंसान के द्वारा बनाई गई है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा थे राणा जयसिंह, उन्होंने इसे बनवाया था। किस इंसान के द्वारा बनवाया गया है वो भी यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूपकुंड को देख लीजिए। उत्तराखंड के मध्य में ये हिमाचल वाला जो पार्ट है उसमें स्थित ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। और पंचभद्रा जो है ये राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। खारे पानी की झील है। वर्षा की कमी की वजह से यहाँ नमक निकालने वाले काम में बाधा पहुँचती है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल इसका लगातार कम हो रहा है। तो ये तो हर पानी के स्रोत के साथ हो रहा है। उपवन झील महाराष्ट्र के ठाणे में है और ब्लू बर्ड झील जो है ये हरियाणा में है। तो राज्यवार इनकी अवस्थिति और इनकी विशेषता आप देखते जाइए। भारत में निर्मित ऊंची हिमानी निर्मित जो झील है, मतलब भारत की जो सबसे ऊंची हिमानी से बनने वाली झील है वो देवताल है और देवताल जो है ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अब कुछ आर्टिफिशियल लेक्स और हैं, उनको भी देख लेते। तो इसमें आप देखें मानव निर्मित झीलों में गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन नदी की जो सहायक है रिहंद, उस पर बनी हुई है। रिहंद किसको सपोर्ट करती है? ये सोन को सपोर्ट करती है और सोन जो है वो गंगा में जाकर मिल जाती है। स्टेनले जलाशय ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, मेट्टूर बांध के ठीक पीछे। मतलब ये रिजर्वायर या जलाशय के तौर पे काम किया जाता है इसका। तो ये भी एक झील है, मतलब पानी का जमावड़ा हमने किया, पानी का एक पूरा भंडार इकट्ठा किया तो वो झील बन गया। पेरियार झील ये केरल में पेरियार नदी पर बनी हुई है और गोविंद सागर झील जो है ये भाखड़ा नंगल बांध के ठीक पीछे बनी हुई है सतलुज नदी के पानी से। हिमाचल प्रदेश इसकी लोकेशन है। राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों जो है ये राजस्थान में है। गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये सब जो है ये चंबल के पानी से बनी हुई है। और नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी के पानी से बनी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। पहले आंध्र में स्थित थी, अभी बंटवारा हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो दोनों के सीमा रेखा पे स्थित है। जलवायु और मौसम के बीच का अंतर जान लीजिए। दोनों दो चीजें हैं, एक नहीं। जलवायु हमेशा लंबी होती है, इसकी अवधि जो है वो दीर्घकालिक होती है। मौसम जो है ये परिवर्तित होता रहता है, मतलब इसमें बदलाव जल्दी होते हैं। ये एक मोटा अंतर है। बाकी इसे बारीकी से देखते हैं तो मौसम जो है ये किसी सीमित क्षेत्र की, सीमित इलाका, छोटा इलाका, उसकी वायुमंडलीय दशाओं की एक छोटी सी अवधि होती है, जो कि प्रायः एक दिन, एक सप्ताह या कुछ महीने की हो सकती है। जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक। तो जलवायु क्या है? ये बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि के दौरान जो घटित होने वाली मौसम संबंधी दशाएं हैं उनका औसत अध्ययन है।
इसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। इसकी अवधि दीर्घकालिक होती है और ये छोटा होता है। और क्या खास बात है दोनों के बारे में, तो मौसम वायुमंडलीय तत्वों जैसे कि तापमान, आर्द्रता, इनमें से किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। मौसम जो है ना वो तापमान से भी प्रभावित हो सकता है, आर्द्रता से भी प्रभावित हो सकता है। जलवायु जो है वो वायुमंडल की अलग अलग वायुमंडल में अनेक परतें हैं, आप जानते हैं। तो जो क्षोभ मंडलीय परत है वहीं पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की ये देन होती है और उनमें जब स्थायी परिवर्तन होता है तो ही जाकर जलवायु बदलती है। तो जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होता है। परिवर्तित तो ये भी होती है लेकिन लंबे समय में होती है। मौसम अक्सर बदलता रहता है और ये लगभग स्थायी है तभी तक जब तक प्रकृति चाहे। तो अभी एक कॉन्सेप्ट, एक हो हल्ला मचा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रयास हैं, हमारे जो बुरे प्रयास हैं, हस्तक्षेप है प्रकृति में, उसकी वजह से जलवायु का परिवर्तन बहुत तेज रफ्तार में हो रहा है। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, जलवायु वैसे भी बदलेगी, अगर हम न चाहें तो भी बदलेगी, ये प्रकृति करती है। लेकिन तेज रफ्तार में अगर बदलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक झटके में मौसम बदल जाएगा। और इसका प्रभाव यानी मौसम का प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अभी उत्तर भारत में कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और जो राजस्थानी और बाकी हिस्से हैं वहाँ पे, या जो समुद्र के किनारे के भाग हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सम जलवायु है। तो जलवायु उनकी स्थिर है लेकिन मौसम का जो परिवर्तन है वो स्थायी नहीं होता है, वो छोटे छोटे समय अंतराल पे बदलता रहता है। मतलब अभी ठंडी है तो अभी गर्मी, अभी बरसात, ऐसे हो जाएगा। जलवायु के प्रभाव को किसी महाद्वीप के एक बड़े भूभाग में देखा जा सकता है। किसी स्थान पर वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसमों का अनुभव किया जाता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, और किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पूरे भारतवर्ष की है, बाकी जो मौसम है वो स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो भारतीय मानसून की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मौसम वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है और वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं उसमें सबसे नीचे वाली जो हमारे नज़दीक वाली परत है वो है क्षोभ मंडल, और मौसम की जितनी भी गतिविधि है वो इसी में होती है। तो क्षणिक अवस्था ये है, और जलवायु का तात्पर्य तो आप जानते ही, अभी पीछे हमने परिभाषा देखी है। लंबे समय की मौसमी दशाएं हैं, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है और जलवायु जो है वो लंबे समय में, मतलब 50 साल का जो गैप है लगभग, उतने में एक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। जलवायु से अभिप्राय, माफ कीजिए, मानसून से अभिप्राय, यहाँ आप देख रहे हैं, मानसून से अभिप्राय एक ऐसी जलवायु से होता है जिसमें कि ऋतु के हिसाब से पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। मानसूनी तो है ही है लेकिन कैसी, गर्मी वाली। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाई जाती है। माफ कीजिए, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कमोबेश दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें पूरा यही जलवायु का पैटर्न देखा जाता है। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% यानी मैक्सिमम दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है और भारत में इसकी सक्रियता जून से लेकर सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है और ये आगे की ओर बढ़ता है। मतलब वहाँ से मानसून की जो पवनें हैं वो अपने साथ आर्द्रता लेकर बढ़ती हैं और वर्षा करती हुई आगे चलती हैं। तो भारत का एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला पैटर्न डेवलप होता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो ये चीज़ हमने देखी भारतीय मानसून के बारे में। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से ऐसा माहौल भारत में पाया जाता है। तो दो चीज़ है इसमें, वैसे तो बहुत सारे कारक हैं लेकिन मोटे तौर पे हम दो भाग में बांट कर देखते हैं। एक तो स्थिति और उच्चावच है, और भारत ही नहीं, किसी भी देश, किसी भी महाद्वीप, किसी भी स्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले यही कारक होते हैं जो कि ज़्यादा असर डालते हैं। तो एक तो स्थिति, उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, और दूसरा उच्चावच, कहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई है, कहाँ कम ऊंचाई है, ये जलवायु को निर्धारित करती है। इसके साथ साथ वहाँ पे हवा का दबाव कैसा है, वायु दाब की क्या स्थिति है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है, अधिक दबाव का क्षेत्र बनता है, उसके हिसाब से पवनों का आदान प्रदान होता है, और पवन संबंधी कारक जो कि वायु दाब से ही जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर दो ऐसे कारण हैं या दो ऐसे कारक हैं जो कि भारत के पूरे जलवायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये हमने 1000 बार देख लिया है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु अपने देश में। खास बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु जो है यानी गर्मी का मौसम जो है, भारत में उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। माफ कीजिए, उच्च तापमान इकट्ठा होता है, मतलब तापमान बढ़ जाता है। एक समूचे भारत में देखा जाए तो ज़्यादातर तापमान की अधिकता दिखाई देती है। तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो नीचे का जो स्थलखंड है वो गर्म हो जाएगा और वहाँ जो उसके संपर्क में हवा है वो भी गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी, ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी, नीचे का स्थान खाली हो जाएगा। तो ये क्या है, कम दबाव का क्षेत्र है, लो प्रेशर एरिया, और ये आमतौर पर बनता है। तो जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो ये निम्न दाब की स्थिति, वही बात है। तो इसकी वजह से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, क्योंकि जब स्थल पर लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो उस समय जो समुद्र की सतह होगी वहाँ पे अपेक्षाकृत उच्च दबाव का क्षेत्र बनेगा। और आप जानते ही हैं, भूगोल की एक सामान्य दशा होती है, सामान्य कॉन्सेप्ट होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा का प्रसार होता है। तो फिर क्या होगा, जलीय तंत्र से यानी जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है, समुद्र है, वहां से मानसूनी हवाएं आर्द्रता ग्रहण करके इस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए भारत में प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करेंगी तो यहाँ वर्षा करेंगी। तो ये चीज़ हमने देखी।
इसके साथ साथ लेह की चर्चा की गई है। लद्दाख का लेह, ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, शीत मरुस्थल है और बर्फ का यहाँ स्थायी जमाव है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत नीचे दबी हुई है, तो यहाँ कुछ भी उत्पादन करना संभव नहीं। भारत का सबसे सूखा स्थान। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अगर विभाजित करें तो इस आधार पे मानी गई जो चीज़ें हैं, जनवरी की समताप रेखा को हम 18 डिग्री सेल्सियस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी है, अभी इसको विस्तार से देखना शेष है। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत में राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे दैनिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या है कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है, डिफरेंस पाया जाता है। मतलब यह है कि बालू जो है जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो रात में टेम्परेचर एकदम डिक्रीज कर जाता है और दिन के समय बहुत ज़्यादा होता है। ये आपने देखा। साथ में ये भी कहा गया कि यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। वही चीज़ है जो अभी बताई गई। तो मरुस्थलीय जलवायु की ये विशेषता है। और क्या जानकारी है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीना जो है, यानी अभी दिसंबर का आज अंतिम है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप इसे देखेंगे जनवरी में, तो दिसंबर माह के मध्य में दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व मानसून का मौसम है वो पाया जाता है। दक्षिण भारत में ये पाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र, रायलसीमा, इसके अलावा जो तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र है राज्य के हिसाब से, वहाँ सक्रिय रहता है। तो कुल मिलाकर ये तमिलनाडु में वर्षा की अवधि होती है, इस समय वहाँ पर बारिश होती है। और इसी मानसून के समय करीब 26 दिसंबर 2004 की बात है, जो तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं वहाँ सुनामी आई थी। सुनामी का इससे कोई खास लेना देना नहीं है, वो तो सागरीय हलचलों की वजह से होती है। समुद्र के अंदर कंपन पैदा होता है, भूकंप पैदा होते हैं, तो उसकी वजह से लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और वो सुनामी कहलाती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 महीने तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ रहती है और शेष 6 महीने गर्मी का जो मौसम है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। वही हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की वजह से ऐसा होता है, जहाँ पे कम दाब का क्षेत्र बनेगा, पवन उधर की ओर ही बहेगी। तो ये चीज़ हमने देखी। अब इसके साथ ये भी है कि तापमान में भिन्नता जो है वो इसी वजह से, मतलब तापमान में जो भिन्नता आती है उसकी वजह से ऐसा होता है, और अन्य किसी कारण से भी ऐसा हो सकता है। मतलब इसमें देखिए, जो भूगर्भवेत्ता हैं उनके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो ITC-Z की शिफ्टिंग होती है उसकी वजह से एक पैटर्न देखा जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। और कई सारे और भी कारण हैं, सिर्फ एक ही कारण जो है वो पूरी जलवायु को या पूरे मानसून को कंट्रोल नहीं करता है। तो फिलहाल इसके लिए 2 संकल्पनाएं आती हैं। एक तो संकल्पना है तापीय और दूसरी है नवीन। तो जो तापीय संकल्पना है उसमें मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन और गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। नई संकल्पना क्या बताती है कि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटी के खिसकाव के कारण होती है। और इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि स्कॉलर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। दक्षिण भारत की अपेक्षा, अब यहाँ आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। ठीक है, उत्तर भारत जो है वहाँ मानसून की अवधि कम होती है और दक्षिण भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है और उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा ज़्यादा समय, ऑब्वियस सी बात है, वहीं से आ रहा है, दक्षिणी इलाके से ही ये जनरेट हो रहा है समुद्र में, और वहाँ से पवनों का प्रवाह हो रहा है। तो पहले ये दक्षिण को प्रभावित करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर तब ये भारत में आएंगे। तो केरल इत्यादि जो राज्य है वहाँ आगमन पहले हो जाता है। ठीक, और मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन भी कर जाती हैं। इनकी जो अवधि है, इनकी जो आर्द्रता है वो समाप्त हो जाती है, तो इनका भी समापन हो जाता है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की जो मात्रा है, वार्षिक वृष्टि का मतलब है औसत वार्षिक वर्षा, तो इसकी मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कम होती जाती है। यानी पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिमी जो भाग हैं उत्तरी क्षेत्र में, वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इंडियन ओशियन डाइपोल यानी हिंद महासागरीय द्विध्रुव जो है, ये भारतीय नीनो के नाम से, अल नीनो आप देखते हैं, ला नीनो, तो ये जो भारतीय नीनो है उसके नाम से जाना जाता है। ये समुद्री तापमान या समुद्री सतह का जो तापमान है उसके अनियमित दोलन का परिणाम है। दोलन मतलब होता है कि इसमें वेरिएशन आता है, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेशन उनमें चल रहा होता है। तो स्थान परिवर्तन कुल मिलाकर ये अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसकी वजह से पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा ठंडा और गर्म हो जाता है। तो पश्चिमी हिंद महासागर जो है वो पूर्वी हिंद महासागर के बराबर तापमान रखे, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता ही है ना कि पश्चिमी हिंद महासागर जो है वो मतलब इसमें परिवर्तन आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि दोलन होता है, तो दोलन का मतलब यह है कि कभी यहाँ पे ठंडी, कभी वहाँ पे गर्मी। तो इसीलिए पश्चिमी हिंद महासागर का जो तापमान है वो पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म और ठंडा हो जाता है। कुछ स्थितियों में गर्म हो जाता है, कुछ समय गर्म हो जाता है और कुछ समय ठंडा हो जाता है। क्षोभ मंडल आप देखते हैं, सबसे नीचे की परत है ट्रोपोस्फियर। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है और वायु की सघनता भी कम होती जाती है। तो उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है, रिटर्न होता है, तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में जो विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी की ओर शिफ्ट होने लगता है और इस प्रकार से अब आसमान साफ होने लगता है और बरसाती बादल जो है वो विदा हो जाते हैं। नहीं तो रोज बदरी घेरा रहता है।
अब देखें कि कोपेन महोदय ने क्या किया था। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हालांकि हमने कई सारे लेक्चर में कवर किया है, लेकिन यहाँ फिर से है। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण की जो प्रणाली है दुनिया भर में जलवायु क्षेत्रों को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत करती है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, भारत के रिस्पेक्ट में हम स्पेशली देखते हैं, लेकिन वैसे ही पूरी दुनिया के लिए निर्धारित किया गया है। और इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है कि स्थानीय वनस्पति से ये मेल खाता हो। तो कहने का मतलब ये है, कोपेन का कथन था ये, कि वनस्पति जलवायु का उचित सूचकांक होती है। सूचकांक का मतलब उसे दर्शाती है कि जलवायु वहाँ की कैसी है। किसी भी स्थान के पौधों को आप देख लीजिए, वहाँ के मौसम के पैटर्न से आप परिचित हो जाएंगे। जैसे रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ जो पौधों की संरचना है वो अलग ही प्रकार की होगी, जो कि उन्हें मरुस्थल में सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट कर सके। वो छोटे आकार के होंगे, झाड़ी नुमा होंगे, कांटे उनमें होंगे, पत्तियों का अभाव होगा। पत्तियां इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो कम से कम हो, और उनकी जड़ें काफ़ी गहरी और लंबी दूरी वाली होंगी, पानी की खोज में लंबी दूरी तक अपना रास्ता तय करती हैं। कांटे इसलिए भी होंगे क्योंकि उनका संरक्षण कर सकें, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, ऊंचाई कम होती है तो जो जंगली जीव हैं या पशु हैं वो इन्हें खा जाएंगे, तो खाने से बचाव के लिए। जहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जो कि हमेशा हरे भरे होते हैं, इन्हें पानी और आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर मौसम कभी तो आर्द्रता वाला होता है, कभी शुष्कता होती है, तो ऐसे में पतझड़ी वन पाए जाते हैं, जो कि जब सूखापन आता है या मौसम इनके अनुकूल नहीं होता तो पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी और जो पोषक पदार्थ हैं वो इनके अंदर सुरक्षित रहें। और जब फिर मौसम अनुकूल होता है तो पत्ते इनके वापस आ जाते हैं, नए पत्ते निकल आते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्थानीय वनस्पति होती है ये जलवायु को दर्शाती है। जलवायु के लिए क्या है, सूचक है, सूचकांक उसका दिखाती है। तो ये कोपेन का वर्गीकरण था। तो इस जलवायु वर्गीकरण को आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें देखें कोड दिया हुआ है, वर्षा दी है और भारत के कौन से क्षेत्र इस दायरे में आते हैं वो दे रखा है। देखिए AW प्रकार का जो कोड है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा प्राप्त करता है, और सर्दियां आमतौर पे सूखी होती हैं। सर्दी में ज़्यादातर संभावना ये होती है कि बारिश नहीं होगी। भारत के कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत पूरा इसमें कवर होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, ये सब इसी प्रकार की जलवायु को दर्शाते हैं। AMW प्रकार का जो क्लाइमेट है ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा को दिखाता है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय यहाँ वर्षा की अति हो जाती है। कोंकण, मालाबार तट, बैल माहुआ क्षेत्र, तमिलनाडु का पठार, मिजोरम और त्रिपुरा के जो तट हैं वो इसी प्रकार की जलवायु का सामना करते हैं। AS प्रकार का जो जलवायु पैटर्न है, मतलब जलवायु का एक टुकड़ा है, वो औसत वार्षिक वर्षा दर्शाता है थोड़ी कम, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। और वो भी जो वर्षा है वो 75% उसका जो अमाउंट है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में प्राप्त होता है। मतलब जब मैदानी इलाकों में मानसून समाप्त हो रहा होता है तब यहाँ शुरू होती है, और कोरोमंडल के सहारे जो पतली सी पेटी है वहाँ ऐसा ही पैटर्न देखा जाता है। इसके बाद मौसमी वर्षा वाला एक क्षेत्र होता है, गर्मी के मौसम में वर्षा होती है, BSHW इसको कहते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं वहाँ पर हम ऐसा पैटर्न देख पाते हैं। CWG जो है इसमें वर्षा बहुत कम हो जाती है, 40 सेंटीमीटर से नीचे चली जाती है। और इसमें थार मरुस्थल को हम देखते हैं, जब मिट्टी एकदम से शुष्क हो जाएगी तो वहाँ पर कुछ भी उग नहीं पाएगा, तो रेत का आगमन होगा, मरुस्थलीकरण वहाँ शुरू हो जाएगा। तो थार मरुस्थल ऐसे ही बना है। इसके बाद DFC को देख लीजिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है। तो ऐसे जो इलाके हैं वो हमेशा हरे भरे, सदाबहार वन की जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ देखी जाएंगी। तो सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये ऐसे ही राज्य। E प्रकार की जलवायु, कैपिटल E से इसको व्यक्त करते हैं। तो पर्वतों के किनारे जो है वहाँ पे कम वर्षा होती है और खुले ढाल पर भारी वर्षा होती है। इस तरीके का जो वर्षा का पैटर्न है वो पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इसमें आते हैं। ET प्रकार का जो है ये लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज़्यादातर जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर देखा जाता है। भारत के भूजल संसाधनों को देख लेते हैं। तो पृथ्वी का लगभग 71% जो धरातल है वो पानी से आच्छादित है, पानी से ढका हुआ है। मतलब एक बड़ा जो अमाउंट है वो पानी ही है। लेकिन अलवणीय जल का कुल जो प्रतिशत है वो केवल 3%, मतलब पूरे पानी का जो अमाउंट है उसमें हम देखें तो 3% ही ऐसा पानी है जिसमें कि लवण नहीं पाया जाता है, यानी वो पीने योग्य या इस्तेमाल करने योग्य है। लेकिन अब उसमें भी कंडीशन ये है कि भारत में विश्व के जो धरातलीय क्षेत्र है उसका लगभग 2.45 जो फीसदी है वो जल संसाधनों का, और 4% जनसंख्या का लगभग 16% ये पाया जाता है। ये एक अमाउंट दर्शाया गया जिससे कि आप ये जान सके कि पानी की उपलब्धता, जो उपयोग के लिए उपलब्ध पानी है वो कितना है। तो देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर होती है, जिसमें से कि आधा से अधिक बर्बाद जाता है। धरातलीय जल संसाधन कौन कौन से, तो 4 मुख्य स्रोत इसके होते हैं। नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, ताल होते हैं और तालाब होते हैं। तलैया जो है वो तालाब से बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जिन्हें कि आप आमतौर पे गड्ढे कहते हैं। गड्ढे स्थान होते हैं, मतलब गड्ढी जगहें होती हैं, और ये जो गड्ढे हैं इनमें पानी रुकता है, और जो पानी की वृक्ष प्रजातियाँ हैं, मतलब वनस्पतियाँ जैसे जलकुंभी इत्यादि है, वो यहाँ पर जन्म लेते हैं। इसके बाद देश में कुल नदियों की अगर बात करें, छोटे तालों की बात है, बड़े जो ताल है जैसे नैनी ताल है तो वो ताल जो है वो पानी के ही स्रोत होते हैं।
बाकी कुल नदियों और उनकी सहायक नदियों की लंबाई जो है वो 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है। कुल मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं, मतलब ये एक आंकड़ा दिया जा रहा है। तो ये बताने का प्रयास किया गया कि भारत में सभी नदी बेसिन जो है, यहाँ औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक और जलीय अन्य दबावों के कारण जो प्राप्त जल है उसका केवल 690 घन किलोमीटर यानी 32% जो जल है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इस्तेमाल करने योग्य जो पानी है वो सिर्फ 32% है, यानी 690 घन किलोमीटर है। इस तरीके से आप देखें, आप जो भौम जल संसाधन है यानी भूमि के अंदर है उनको भी देखने की आवश्यकता है। तो देश के कुल जो पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है लगभग 432 घन किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इनका जो विस्तार है वो दिया हुआ है। और उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों के जो नदी बेसिन है उनमें भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जहाँ ज़्यादा दोहन होगा, वहाँ इनका स्तर तेजी से नीचे की ओर जाएगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल, ये अपनी भौम जल क्षमता का, यहाँ है तो खूब सारा लेकिन ये इस्तेमाल कम करते हैं, आवश्यकता इनकी उतनी नहीं है। और गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ये अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा जो जमीनी पानी को सोखने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। राजस्थान तो मान लीजिए सूखा है, लेकिन हरियाणा में क्या है, फसली उत्पादन के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी इंडस्ट्रियल यूज़ में भी काम आता है। भारत की समुद्र तट रेखा पर हमने पीछे चर्चा की थी। हमने देखा कि बहुत बड़ी सीमा समुद्र के साथ लगती है, तो ये विशाल रेखा है। और जो समुद्र तट हैं कुछ इलाकों में बहुत दंतुरित हैं, यानी उखड़े उखड़े से हैं। इसी कारण बहुत सारी लैगून और झीलें बन गए हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, उनमें बीच बीच में अवरोध है। तो जो समुद्र का पानी है जितना अंदर स्थलखंड में आता है उसका पूरा वापस नहीं जा पाता है, कुछ मात्रा में रुक जाता है। ये बालू भित्तियों की वजह से भी हो सकता है, किसी स्थलीय संरचना की वजह से हो सकता है। तो ऐसे लैगून बनते हैं। और केरल और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में इस तरह की लैगून और झीलें जो हैं ये बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं, लेकिन समुद्र का ही पानी इनके अंदर इकट्ठा होता है, तो ये खारे पानी के आमतौर पर स्रोत होते हैं। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। खेती में हम इसको यूज़ करते हैं अपना पेट भरने के लिए, और इसमें धरातलीय जल का 89% और भूमिगत जल का 92% पानी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतही जल का केवल 2% और साथ में भूमिगत जल का 5% भाग ही इस्तेमाल में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का प्रयोग भूमिगत जल की तुलना में अधिक है, 9%। इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 9% है। और कुल जल के उपयोग में कृषि सेक्टर का जो भाग है वो दूसरी सेक्टरों की तुलना में ज़्यादा है। मतलब ये जो चीज़ है यानी कृषि, ये ज़्यादा मात्रा में पानी की खपत करती है जो ज़मीन का पानी है, मतलब भूमिगत जल है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% हिस्सा जो है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। और निवल सिंचित क्षेत्र जो है इसका 76.1% जो है ये पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचित होता है। तो कुएं और नलकूप में जो पानी है वो कैसा है, भूमिगत जल ही है। ये राज्य अपने संभावित भूमिगत जल का यानी भौम जल का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से यहाँ जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। ये एक समस्या है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक पानी निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण, जो फ्लोराइड की घुलनशीलता है वो ज़्यादा हो गई है, और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। तो ऐसा है कि जब पानी की मात्रा कम होगी तो उसमें जो घुलनशील तत्व हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो कहीं पर फ्लोराइड का संकट, पीकर बीमार होते हैं, कहीं पर आर्सेनिक मिला हुआ पाया जाता है बड़ी मात्रा में, जो कि खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। भूमिगत जल बहुत कीमती चीज़ होती है, ये एक संपदा है जो कि अंदर संचित है, और इसका पुनर्भरण भी होता है, वर्षा के जल से होता है आमतौर पे, लेकिन वो अब कम हो पा रहा है। तो भूमिगत जल जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन आधी आबादी तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में ये प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य के लिए जल प्राप्ति का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कुओं और नलकूपों के द्वारा आमतौर पर पानी निकाला जाता है, मतलब जमीन से पानी निकालने के मनुष्य के बहुत सारे तरीके, ये सब आपने देखा। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वायुमंडलीय आपदा भी दी है, भौमिक आपदा यानी जमीनी मुसीबत दी हुई है। ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये नियंत्रित नहीं की जा सकती हैं। बस आप अपना अतिरिक्त प्रयास करके, आपदा प्रबंधन जिसे कहा जाता है, तो वो आपदा प्रबंधन करके अपने नुकसान को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति की इन प्रक्रियाओं को रोक नहीं सकते। तो कुल मिलाकर वायुमंडलीय आपदा है, भौमिक आपदा है, जलीय आपदा है और जैविक आपदा है। देखिए, बर्फानी तूफान मतलब बर्फीले तूफान ये वायुमंडल से उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा यानी गरज चमक और भीषण तूफान के साथ वर्षा, तड़ित यानी बिजली की चमक, टॉर्नेडो उत्पन्न होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। इसके साथ साथ सूखा जो है ये भी वायुमंडलीय दशाओं की वजह से होता है, वो भी एक संकट है, आपदा है, जिससे कि आप निपट नहीं सकते। भौमिक आपदा जो है उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव,
ये हिमपात है असल में। लेकिन ये बर्फ़ के अंदर जो स्खलन की प्रक्रिया शुरू होती है, लैंडस्लाइड शुरू होते हैं, उनकी बात हो रही है। अवतलन शुरू हो जाता है ज़मीन में, और मृदा अपर्दन की प्रक्रिया, ये सब क्या है, ये भौमिक आपदा है। हालांकि ये होती तो है प्राकृतिक, लेकिन इसमें से आप जो नीचे वाले देख रहे हैं, जैसे अवतलन है, या फिर जो बर्फ़ की खिसकने की प्रक्रिया है, बड़ी बड़ी चट्टानें और बर्फ़ के टुकड़े एकदम से अपना जगह छोड़ के नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया होती है, ये इंसानी हस्तक्षेप की वजह से भी होती है। मनुष्य क्या करता है, अपने आवागमन के लिए पर्वतों को काट कर सड़क बनाता है, तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो होते हैं, अतिक्रमण होता है पहाड़ों पे, तो उसकी वजह से पहाड़ों की संरचना डिस्टर्ब होती है, और ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये सामने आती हैं। मृदा अपरदन भी इंसानी हस्तक्षेप की वजह से ज़्यादा हो रहा है। बाकी जलीय आपदा जो प्राकृतिक है, उसमें बाढ़, ज्वार, मतलब समुद्र का जो ज्वार भाटा है, महासागर की धाराएं, तूफान, जो प्रचंड तूफान समुद्र में उठते हैं, चक्रवाती तूफान। बाकी सुनामी तो है ही है। सुनामी जो है वो समुद्र के अंदर जो चट्टानी इलाके हैं वहाँ पे भूकंप आता है, कंपन उत्पन्न होता है, और वो पानी को प्रभावित करता है, इस वजह से उत्पन्न होती है। जैविक आपदा में अभी टिड्डियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पिछले कुछ वर्षों में ये काफ़ी सुनने में आया। तो पौधे, जानवर या किसी और जो स्पीशीज़ है उसका एक बेहिसाब जब अतिक्रमण शुरू होता है, जैसे टिड्डियों का हमला हो गया और कुछ मिनटों में पूरे खेत के खेत बर्बाद हो गए, साफ हो गए, मतलब पहले जहाँ फसल लहलहा रही थी वो एकदम वीरान हो गया, टिड्डियाँ वहाँ से गुजर गई। तो ऐसी आपदाएं होती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन तो वही है, आजकल दुनिया इससे परेशान है। एक बार फिर से कोरोना रिटर्न हो रहा है, ये देखने में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में ही डालते हैं। वायुमंडलीय आपदाओं में आप देखते हैं कि जो पाला और लू, शीतलहर की प्रक्रियाएं होती हैं वो भी इसी में आती हैं। हालांकि ये मौसम से संबंधित है, ये कोई आपदा नहीं है, एक प्रक्रिया है। भूकंप को देखें आप, तो भूकंप जो है ये सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, और ये इसलिए होती है जो प्राकृतिक होती है, मतलब प्रकृति जिस वजह से भूकंप ले आती है, तो उसमें निर्माण करना उद्देश्य होता है। जो पहले से बनी संरचनाएं हैं उसमें फेरबदल करने के लिए आमतौर पर भूकंप आते हैं। तो भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। जो टेक्टोनिक मूवमेंट हमने पीछे देखा था ना, प्लेटों का संचलन होता है एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे की तरफ, तो इस वजह से भूकंप आते हैं। ये विध्वंसक होते हैं, इनकी तीव्रता जो है अगर ज़्यादा हुई तो विनाश होता है और बड़े पैमाने पर होता है, और एक बड़े क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये प्लेटों के मूवमेंट की वजह से आ रहे हैं, तो प्लेटों का विस्तार बहुत ज़्यादा है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों की वजह से निकलने वाली ऊर्जा से पैदा होते हैं, और इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरना, भूस्खलन, जमीन का अवतलन यानी जमीन धंस जाए, जैसे कि खदान वाले इलाके में अंदर आप गहराई तक खोद देते हैं तो ऊपर से जमीन धंस जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या बांध या जलाशयों के बैठने इत्यादि से जो चीज़ें हैं उससे भूकंप वाला क्षेत्र ज़्यादा विनाशकारी होता है, या भूकंप की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा विनाशकारी होती है। और कई बार अवतलन और जो जलाशयों के धंसने की प्रक्रिया है, मतलब जलाशय जगह जगह से टूटने लगते हैं, तो इसके पीछे भी भूकंप ही जिम्मेदार होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए भूकंप जिम्मेदार होता है, अंदर से ऊर्जा निकलती है और वो जब बहुत बेकाबू हो जाती है तो बड़ा मैग्मा का उद्गार वहाँ से होता है, और ज्वालामुखी उद्गार से पहले भूकंप आते हैं, ये सामान्य है, सभी जानते हैं। तो ये सारा है, चट्टानें भी भूकंप की वजह से गिरती हैं, तो इन सब के पीछे भूकंप उत्तरदायी। हिमालय को आप जानते ही हैं कि ये अभी बन रहा है, नवीनतम वलित पर्वत है, निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। तो हिमालयी क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति नहीं है, वैसा नहीं है जैसा दक्कन प्लेटों में दिखाई देता है। यहाँ जमीनी संतुलन नहीं है, जमीन अस्थिर है, क्योंकि भारतीय जो महाद्वीपीय प्लेट है, उपमहाद्वीपीय प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे निरंतर धंसती जा रही है, तो इस वजह से हलचल समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये क्षेत्र भूकंप प्रवण है, यानी भूकंप की तीव्रता और भूकंप का प्रभाव यहाँ ज़्यादा होता है। उत्तरी मैदान जो है ये थोड़ा शांत है, अपेक्षाकृत कम ताकत वाले भूकंप हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप आते हैं। लेकिन जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ भूकंप कम तादाद में आते हैं। दक्षिणी पठार जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर है, लेकिन ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहेगा। ये नहीं है कि ये जो पैटर्न है ये हमेशा रहेगा, परिवर्तन होते रहते हैं। तो हिंद महासागर में उथल पुथल जारी है, और वो जिस दिन बड़ा रूप लेगी तो दक्कन प्लेटू भी अशांत हो जाएगा। और फिर यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत को स्थिरता, यहाँ देख रहे हैं आपकी, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने, यानी कम मात्रा में जो भूकंप आ रहे हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अंदर जो समुद्र की सतह है वो अब समय के साथ, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पीछे के समय में ये स्थिर था, ज़्यादा इसमें हेर फेर नहीं होता था, लेकिन अब जो प्रक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो हिंद महासागर की जो अंदर की प्लेट है वो अशांत है, उसमें परिवर्तन शुरू हो गया है, और भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, तो उससे उथल पुथल होगी। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे कि आप IMD कहते हैं, और अन्य एजेंसियां, इनके द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, और ये जो आंकड़े हैं ये भारतीय मानक ब्यूरो भी इसमें सपोर्ट करता है। कई सारी संस्थाएं हैं जो कि साथ मिलकर काम करती हैं। तो कुल मिलाकर भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन कोड यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन कोड ऑफ इंडिया ये तैयार किया गया। क्यों तैयार किया गया? कि भूकंप से होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकें। और भारत के भू क्षेत्र को भूकंप की प्रवणता के लिहाज से 4 भागों में, 4 जोन्स में बांटा गया, ताकि हम इसे बेहतर मैनेज कर सकें। हालांकि भूकंप को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें पता है कि इस क्षेत्र में तेज भूकंप आते हैं, बड़े भूकंप आते हैं, तो वहाँ हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे।
तो अल्प तीव्रता का क्षेत्र ये पहला है, यहाँ आप देखें। अच्छा, यहाँ सूचक के तौर पे आप देख लें। वैसे तो भूकंप की सूचना एकदम सही समय मिल पाना ये मुश्किल है, इंसानी जो प्रयोग हो रहे हैं वो ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। जीव जंतुओं को पहले जानकारी हो जाती है, आदमी बाद में जानता है। तो 4 जोनों में इसे बांटा गया है। ये सिस्मिक जोनिंग मैप तैयार किए गए हैं, नवीनतम संस्करण इसका। और भूकंप आने से पहले जो वायुमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। रेडॉन गैस की मात्रा ये अस्वाभाविक तरीके से बढ़ जाती है, तो ये एक सूचक के तौर पे हम समझ सकते हैं। सिस्मिक जोन दिया है, इंटेंसिटी दिया है। तो जो सेकंड यहाँ पे जोन का नामांकन किया गया है, ये अल्प तीव्रता का क्षेत्र है। यहाँ लो डैमेज की संभावनाएं होती है, यानी नुकसान कम होगा। जब तीव्रता कम होगी तो नुकसान कम होगा। मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र है जोन 3। ये डैमेज टू बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा हिला देगा तो बिल्डिंग जो है उनमें दरारें आ जाती हैं। गहन तीव्रता वाले क्षेत्र जो है वो चौथे नंबर में रिकॉर्ड किए गए हैं। डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। और प्रचंड तीव्रता वाला जो है इसमें बहुत बड़ा डैमेज होता है। हम लोग बिल्डिंगों के नुकसान को ही नापते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो विनाश होता है वो ज़्यादातर चौथे और 5वें चरण में होता है। तो ये हमने देखा। अभी सिस्मिक जोन मैप जो है 2002 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, वो यहाँ दिया हुआ है, चित्र आप देख रहे हैं। तो इसमें अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लाइबल टू सिस्मिक हैजार्ड डैमेज, मतलब ये बड़ा हिस्सा है 59%। इतना जो है ये सिस्मिक हैजार्ड के जोन में आता है। जोन 5 जो है वो बहुत खतरनाक है, आप देख रहे हैं लाल रंग से इसको दर्शाया गया है। ये हाई रिस्क वाला जोन है और ये एरिया जो है इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल पे नापा जाता है वो उच्च होता है। और ऐसे जो लाल वाले चित्रांकन आप देख रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र है, ये पूरा इलाका, ये वाला, इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा है, ये पूरा लाल है, मतलब यहाँ बहुत खतरा है। बाकी यहाँ जोन 2 को आप देख रहे हैं, जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है। उनकी इंटेंसिटी दी हुई है, साथ में डिजास्टर का रिस्क दिया हुआ है। यहाँ जोन 4 को देख रहे हैं, ये हाई रिस्क जोन होता है, वेरी हाई रिस्क वाला लाल कलर से दर्शाया गया है। और जो ऑरेंज कलर वाला है वो थोड़ा सा हाई रिस्क, यानी अपेक्षाकृत थोड़ा कम खतरा होता है, लेकिन खतरा वहाँ भी होता है। तो पूरा हिमालय इसी से घिरा हुआ है। और जोन 3 जो है ये मॉडरेट लेवल का होता है, पीले कलर से आप देख रहे हैं जगह जगह फैला है। और ये जो फिरोजी रंग देख रहे हैं आप, ये इंडिगो, ये लो रिस्क जोन को दर्शाता है। यहाँ पे खतरा कम है, मतलब भूकंप की तीव्रता की संभावना कम होती है। तो ये सिस्मिक जोनेशन और इंटेंसिटी मैप है जो कि भारत के रिस्पेक्ट में दर्शाया गया, और इसमें रंगों का आप समझ चुके हैं। तो यही चीज़ है, मतलब हमने भूकंप के जोन्स देखे कि अपने देश में क्या स्थिति है। अब भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर देख लेते हैं। तो 1 से लेकर 2.9 ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। रिक्टर स्केल पे हम मैग्नीट्यूड में नापते हैं। तो 1 से लेकर 2.9 के बीच का अगर मैग्नीट्यूड है तो ये अल्पार्थक होता है, मतलब बहुत धीमा होता है। रिकॉर्ड तो हो जाता है, रिकॉर्ड तो इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंसान इसका अनुभव नहीं कर पाता, हमें महसूस नहीं होता, आता है चला जाता है। और 3 से लेकर 3.9 के बीच का छोटा भूकंप होता है और ये अनुभव किया जाता है। हम लोग अनुभव करते हैं और सालों साल याद रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक बार ऐसा भूकंप आया था, लालटेन हिलने लगी थी और मेज पर रखी चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की काँपी थी। तो ये हानि नहीं पहुँचाता, सिर्फ आकर चला जाता है। अब जो 4 से लेकर 4.9 के बीच का है वो हल्का भूकंप होता है। हल्का फुल्का नुकसान होता है, दीवारों पर के प्लास्टर छूट जाते हैं, दरारें हल्की पड़ जाती हैं। इंसान इसको अनुभव करता है और हर मनुष्य अनुभव करता है, चाहे उसकी संवेदनशीलता कितनी भी कम क्यों ना हो। 5 से लेकर 5.9 के बीच का मध्यम भूकंप होता है, ये हल्की हानि पहुंचाता है और इसे हर कोई महसूस कर सकता है। 6 से लेकर 6.9 के बीच का तीव्र होता है, और जहां आबादी ज़्यादा है वहां पे एक मध्यम क्षति होती है, इमारत किसी के ऊपर गिर गई तो मारा गया, इस तरीके की क्षति होती है। 7 से लेकर 7.9 ये काफ़ी तीव्र होता है और गंभीर नुकसान होता है, जीवन हानि होती है। और 8 से ज़्यादा हुआ तो फिर पूछना ही नहीं। 8 से ज़्यादा बड़े वाले जो भूकंप हैं ना वो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे हैं, कोई परमाणु परीक्षण हुआ तो उसकी वजह से भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन इस मैग्नीट्यूड के जो भूकंप है वो नेचर खुद उसको ऑर्गेनाइज करती है, और इस वजह से ताकि कोई बड़ा परिवर्तन हो। जब इतने बड़े भूकंप आते हैं तो उसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, और इससे बहुत गंभीर विनाश होता है, नष्ट होते हैं सब लोग, मतलब जहाँ आ गया वहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो ये हमने देखा। अब भूकंप जो है वो सिर्फ ज़मीन में नहीं आते, बल्कि समुद्र के अंदर, यानी जो पानी के अंदर की चट्टानें हैं उनके अंदर भी कंपन पैदा होता है, तो भूकंप आते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है ये महासागरीय धरातल में भी हलचल पैदा करते हैं। ज्वालामुखी जो है वो अंदर डूबे हुए भी हैं, और महासागरीय जल का जो विस्थापन है वो बड़े पैमाने पर होता है। मतलब ये है कि अंदर हलचल हो रही है, अंदर ज्वालामुखी फूट रहा है, तो उससे क्या होगा, चट्टानें कांपेंगी, और चट्टानों के ऊपर है पानी की एक बहुत बड़ी राशि यानी समुद्र, तो लहरें पैदा होंगी, मतलब पानी के अंदर कंपन पैदा होगा और उससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी। और ये ऊर्ध्वाधर ऊंची लहरें होती हैं जो कि बंदरगाहों को खा जाती हैं। सुनामी इतनी ऊंची होती है कि उसे कंट्रोल करना असंभव है। तो सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पे, जिसमें कि अलास्का, यहाँ आप देखें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा समुद्र है, सबसे गहरा है और सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो यहाँ जब सुनामी आती है तो इसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया के जो अन्य द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब प्रभावित होते हैं। और हिंद महासागर में अगर आ गई तो म्यांमार पूरा प्रभावित होगा, श्रीलंका इससे पूरी तरह से तंग आ जाएगा, भारत के भी जो तटीय इलाके हैं वो भी प्रभावित होंगे, और हुए भी थे, इसे आपने देखा।
सुनामी है क्या? तो सुनामी एक जापानी शब्द है, TSU, जिसे कि हम सू कहते हैं, इसका मतलब होता है हार्बर, और नामी का मतलब होता है वेव। तो ये तटीय तरंगें होती हैं, लेकिन तटीय तरंगें ज्वार भाटा वाली नहीं होती हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है 2001 की, उसके हिसाब से सुनामी समुद्र में भूकंप का परिणाम है। भूस्खलन मतलब समुद्र के अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं, भूकंप आया या जमीन अंदर से खिसकी, अंदर की जो चट्टानें हैं वो अपनी जगह बदली, या अंदर कोई ज्वालामुखी जो डूबा हुआ है पानी के अंदर वो फट गया, तो इससे क्या होगा, भीषण कंपन पैदा होगा और ये जो ऊंची ऊंची लहरें हैं ये उत्पन्न होंगी। अधिकांश सुनामी जो है ये समुद्र के अधः स्थल पर आए भूकंपों की वजह से पैदा होती है, और सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग स्टेशन जो है, मतलब ये वार्निंग सेंटर, तो सुनामी वार्निंग सेंटर ये हमने बाद में स्थापित किया। जब सुनामी से आमना सामना हो गया तो उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई और 2005 में इसको हैदराबाद में स्टेब्लिश किया गया। जुलाई 2005 में इसका परिचालन शुरू होता है। ये सारी चीज़ हमने। अब भारत की मिट्टियों को देख लेते हैं। तो मृदा का वर्गीकरण अगर हम करें तो उत्पत्ति, रंग और संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को कुछ प्रकारों में हम बांट सकते हैं। तो पहला प्रकार आपका जलोढ़ मिट्टी का है। उसके बाद तो इसमें आप देख रहे हैं कि जलोढ़ मृदाएं हैं, काली मिट्टियां हैं, लाल पीली मिट्टी है, ये प्रकार बांटे गए हैं, 8 प्रकार हैं। और लैटेराइट मिट्टी भी एक प्रकार है मिट्टी का। शुष्क मृदाएं भी होती है जहाँ शुष्कता होती है, मतलब वर्षा की मात्रा कम होती है। लवणीय मिट्टी होती है, पीटमय मृदा होती है, उसमें पीट की उपस्थिति होती है, और वन की मृदा अलग प्रकार की होती है। तो ये हमने देखा। अब इसमें हम देखेंगे जो जलोढ़ मृदा है यानी एलुवियल सॉइल है उसके बारे में। अब ये जो जलोढ़ मृदा है ये उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है, और ये मृदाएं जो है ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% हिस्सा घेरती हैं। यानी अगर विस्तार में देखें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई हैं। और ये निक्षेपण मृदाएं होती हैं जो कि नदियों और सरिताओं के द्वारा वाहित जो निक्षेप होते हैं उनके द्वारा बनती हैं। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं जो है ये गुजरात के मैदान में भी फैली हुई दिखाई देती हैं। तो ये इनकी स्थिति है। जलोढ़ मिट्टी को आपने देखा। और जलोढ़ मिट्टियों के गठन में जो बलुई दोमट मिट्टी होती है या चिकनी मिट्टी है उनका रोल होता है, मतलब वो भी इसमें मिक्स होती है। सामान्य रूप से इनमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। तत्व के लिहाज से अगर देखा जाए तो पोटाश की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है, लेकिन फास्फोरस कम पाया जाता है। और गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। तो ये आप देखें कि खादर जो है ये प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ जमाव है। ये नई होती है, नई परत होती है, और महीन गाद के कारण से ये उर्वरता को बढ़ाने का काम करती है। मतलब इसमें गाद की मात्रा ज़्यादा होती है और वो नया जमाव होता है तो इसके अंदर उर्वर तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। बांगर जो है ये पुराना जलोढ़ अवसाद होता है और इसका जमाव बाढ़ के मैदानों से दूर होता है। तो खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रंथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कंकड़ इसके अंदर उपस्थित होते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं जो होती हैं ये दोमटी और मृणमय होती हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो बालू की मात्रा जो है वो इसमें कम होती जाती है। मतलब ये है कि पश्चिम में ज़्यादा बालू पाया जाता है, और जैसे जैसे पूर्व की ओर इनका प्रसार आप देखेंगे, नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो बालू की मात्रा कम हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी होती कैसी है? तो इसका रंग हल्का धूसर या राख की तरह से होता है। मतलब किसी चीज़ को आप जला दीजिए तो राख का रंग जैसा होता है वैसे ही होती है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई और जलोढ़ के गठन इत्यादि की जो समयावधि है, मतलब ये कितने समय में बन के तैयार हुई, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिली हैं, इस आधार पर भी तय होता है। तो जलोढ़ मृदाओं को गहन कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये निहायत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ रेतीली मिट्टी में न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है। ये पानी इसको बार बार चाहिए होता है। मतलब फसल तो इसमें खूब अच्छी होती है, लेकिन ये ऐसी मिट्टी होती है कि पानी जो सिंचाई है वो आपको बार बार करनी पड़ती है। सीमित जल धारण क्षमता वाली मिट्टी यानी रेतीली दोमट के तौर पे इसे जानते हैं, और उच्च जल धारण क्षमता वाली जो मिट्टी है उसको दोमट कहा जाता है। इसमें क्या है, रंध्र कम पाए जाते हैं और इसमें पानी का जमाव ज़्यादा होता है। तो रेतीली दोमट और सामान्य दोमट मिट्टी जो है ये दोनों। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसी का नाम है। जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 वर्गों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। बांगर और खादर को आपने देख लिया था, भाबर और तराई को भी हम देखेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी जो है ये बेसाल्टिक लावा से बनी है, उसी के अपर्दन से। तो काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है? दक्कन के पठार का जो अधिकतर हिस्सा है उसमें ये फैली हुई है, और महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, इन सब में ये बिखरी हुई है। गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो ऊपरी भाग है, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ और कपास की मिट्टी, इसके अलावा ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चेरनोजेम के नाम से जानते हैं। ये सभी नाम जो है वो काली मिट्टी के हैं, और भारत में रेगुड़ मिट्टियों का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। तो ये एक खास बात। आमतौर पे काली मिट्टी मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती है। अपारगम्य का मतलब क्या? इनसे होकर पानी जो है वो वाष्पीकृत नहीं हो पाता है। तो एक बार नमी इनके अंदर बन गई तो उसके बाद ये लंबे समय तक उसे धारण करती है। तो सिंचाई की इनको एक बार आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे स्वतः कृषि मृदा भी कहा जाता है। एक बार आपने सींच दिया, उसके बाद पानी देने की जरूरत नहीं। तो सूखने पे ये सिकुड़ जाती है और
अगर गीली होती है तो फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है। शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि इनकी जुताई खुद हो गई है। तो स्वतः कृषि कहने का ये कारण है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की कम मात्रा की वजह से, इस विशेषता की वजह से लंबी अवधि तक इसको हम कृषि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपजाऊ भले ही ये कम हो जलोढ़ की तुलना में, लेकिन सिंचाई की आवश्यकता इसको कम होती है, तो पानी के प्रबंधन में सहयोगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन जो फसलें हैं, उन्हें लंबे समय तक नमी प्राप्त होती है। जो ठंडा आप देख पा रहे हैं सूखा मौसम है, तो सूखे मौसम में भी इन्हें नमी मिलती रहती है, क्योंकि मिट्टी जो है वो नमी को धारण करके रखती है। रासायनिक लिहाज से देखें तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ये सब काफ़ी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ ये इसमें कम होते हैं, तो ऊपर से देना पड़ता है। मृदा का रंग गाढ़ा काला या स्लेटी होता है और काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही।